कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित यह परिसर बाहर से देखने पर परमाणु हथियार डिपो की तरह ही सुरक्षित दिखाई देता था। ऊंची काली गार्ड्स के टावर्स धीरे धीरे लुढ़कती पहाड़ियों और धुंधले बेलों वाले एरिया से वाइपर सांप की सिर की तरह उभरी हुई थी। रिजर्वायर की एक के बाद एक रोल ने नो मैन्स लैंड को ऊंची इलेक्ट्रिफाइड फेंस के बीच में घेर रखा था, जो हजारों फीट दूर दूर तक गायब हो गई थी। ए सिंह कॉम्प्लेक्स के निर्माण में कई अरब डॉलर खर्च हुए होंगे और निश्चित रूप से उनके सभी कार्यों के लिए सुरक्षा का उच्चतम स्तर था। मुझे ऊर्जा विभाग के साथ फिजिक्स पर अपने पिछले कामों के कारण से हाई सिक्योरिटी क्लियरेंस मिली थी। मेरे पास क्वांटम फिजिक्स में पीएचडी की डिग्री थी और आयन कोलाइडर के साथ काम करने का व्यापक अनुभव था। जब डीओई डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ मेरा वो कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो गया था, तो ए सिंह एजेंट मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए थे जिसमें मुझे सरकारी कर्मचारी के रूप में मिलने वाली सैलरी से 3 गुना अधिक वेतन देने की पेशकश की गई थी। हालांकि ये काम बहुत खतरनाक है, मेरे सामने बैठे काले सूट वाले आदमी ने कहा। उसकी सपाट काली आंखें ठंडी और शिकारी जानवर जैसी लग रही थी। उसने मुझे डरा दिया। और ये अत्यधिक गोपनीय है। यदि आप किसी को भी इसके बारे में बताते हैं तो आप देश का कानून का उल्लंघन करेंगे। मैंने कॉन्ट्रैक्ट पर नजर डाली। कागज पर चमकते हुए नंबर्स देखे। $3 लाख प्रति वर्ष से अधिक। मैंने खौफनाक एसिक एजेंट को एक नकली मुस्कान दी। उसका हाथ मिलाया। आपका सौदा पक्का है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और काफी समय बाद पहली बार आशा की किरण दिखी। अगले ही दिन सुबह के 9 बजे मैं ए सिंह कंपनी के गेट के पास पहुंचा, जहां एक आदमी ने काले रंग की मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और उसके पास एक ऑटोमेटिक राइफल थी। उसने मेरे पहचान पत्र और ऑफिशियल पेपर मांगे। मैंने सब दिखाया, पर वो झट से मेरे हाथ से वो पेपर ले लिए। उसने मुझे ध्यान से ऊपर से नीचे तक देखा और फिर हाथ हिलाकर मुझे आगे बढ़ने का इशारा किया। एक युवा महिला अपने सवाले चेहरे पर उत्सुक भाव लिए हुए सामने के प्रवेश द्वार के पास मेरा इंतजार कर रही थी। जब मैं खचाखच भरे पार्किंग स्थल से गुजरा तो मैंने उनमें कई महंगी फेरारी और पोर्स के कार देखी। सामने की दीवार धातु और कंक्रीट का एक किला थी। परिसर का प्रवेश द्वार खुद ही एक प्रलय के दिन से बचाने वाला बंकर के दरवाजे जैसा लग रहा था। यह मोटे स्टील से बना था और बीच में हॉरिजॉन्टली रूप से अलग किया गया था, जो कई छिपे हुए गियर की घुरघुराहट के साथ धीरे धीरे ऊपर और नीचे उठ रहा था। तुम्हारा पहला दिन है ना? महिला ने मुझे एक टेढ़ी मेढ़ी मुस्कान दिखाते हुए कहा। एमिली, हाँ, यही तो लिखा था उसके आईडी कार्ड पर। मैं वही देख रहा था। मैंने महसूस किया कि उसकी गहरी आंखों को इसमें कुछ मनोरंजन मिल रहा था, हालांकि मुझे नहीं पता कि क्यों। तुम जगहें देखने जा रहे हो मेरे दोस्त। इस जगह पर ऐसी चीजें हैं जिन्हें समझ पाना या नियंत्रण करना हम में से किसी के लिए भी संभव नहीं है। वैसे मैं एमिली हूं, मैंने घबराते हुए सिर हिलाया। हाय, मैं एल्विन हूं, लेकिन आप शायद मेरी प्रोफाइल पढ़कर ये पहले ही जान चुके होंगे। उन्होंने मुझे अभी तक ये नहीं बताया है कि यहाँ क्या है, मैंने कहा। हालांकि मुझे पता है कि इसका आयन टकराव या एलिस प्रोग्राम से कुछ लेना देना है। इस पर वो हंस पड़ी। ओह, मुझे लगता है कि ये एक घुमावदार तरीके से होता है, एमिली ने कहा, लेकिन यह वास्तव में केवल एक साधन है। पहले कुछ प्रयोग पूरी तरह से विफल रहे। हमें चुंबकीय विपूरण की
तीव्रता को 100 गुना से अधिक बढ़ाना पड़ा। और फिर उसने अपना सिर गंभीरता से हिलाया। ठीक है, वे आपको इसके बारे में बताएंगे, लेकिन उन्हें लगता है कि जब हमने बिजली को ऊपर की ओर समायोजित किया तो ये एक बड़े भूकंप का कारण बना। इसने लैब में आग और पिघलने का कारण भी बनाया। लेकिन जब टीम ने सभी लपटों को बुझा दिया और चुंबकीय प्रणोदन प्रणाली की दहलीज को जांच शुरू की तो उसमें कुछ था, एक अवरोध। मुझे लगता है कि आप इसे कह सकते हैं। यह देखकर उसकी आंखें चमक उठी। यह एक गलियारा था, एक खाली पीला गलियारा जिसमें टिमटिमाती हुई फ्लोरोसेंट लाइटें और भीगे हुए कालीन थे। और ये कहीं अंतहीन, वास्तव में विशाल और अवर्णनीय जगह की ओर ले गया। लेकिन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? दिन खत्म होने से पहले आप इसे खुद ही देख लेंगे। आखिरकार हर किसी को अपने पहले दिन बैक रूम में प्रवेश करना ही पड़ता है। यह दीक्षा का हिस्सा है। मुझे लगता है कि आप ऐसा कह सकते हैं। जब हम धातु के दरवाजे से होकर चिकने कंक्रीट के विशाल हॉलवे में पहुंचे तो उसकी टेढ़ी मुस्कान लगभग खुराफाती लग रही थी। बिल्कुल नई लिफ्टों की एक पंक्ति खुल गई थी जो हमें परिसर के अंदरूनी हिस्से में ले जाने के लिए इंतजार कर रही थी। एमिली ने नंबर्स की एक लंबी सूची के सबसे नीचे ए स्पेस बटन दबाया। हम ग्राउंड फ्लोर पर थे। फिर उसके नीचे 20 मंजिलें थी और उसके बाद ए स्पेस फ्लोर था। लिफ्ट के दरवाजे खुलते ही हवा में ओजन और रसायनों जैसी गंध आ रही थी। मैंने 50 फीट ऊंचा और एक फुटबॉल स्टेडियम के आकार का एक विशाल कक्ष देखा। इसकी छतें, दीवारें और फर्श पूरी तरह से स्टील से बने थे। चैम्बर के दूर छोर पर एक छोटे से खुले दरवाजे के चारों ओर सैकड़ों लेजर और आयन कोलाइडर लगे हुए थे। उसके दरवाजे से मैंने एक हॉलवे देखा जो जहां तक नजर जा सकती थी दूर तक फैला हुआ था। एक हॉलवे जिसमें टिमटिमाती हुई फ्लोरोसेंट लाइटें और पेशाब के रंग की दीवारें थी। हॉल से एक गीली संक्रमित गंध निकल रही थी। मैंने नाक सिकोड़ते हुए कहा, यह कैसी गंध है? एमिली हंस पड़ी। ये रीढ़ की हड्डी का तरल पदार्थ है, उसने कहा। यह बैकरूम के सभी कालीनों में समा गया है। मैंने उसे ऐसे देखा जैसे वो पागल हो। मैंने पूछा, किसका स्पाइनल फ्लूइड? वो बस हंस पड़ी और अपना सिर हिला दिया। आप यहाँ ये वीडियो देखिए, उसने दूर कोने में एक टीवी सेट और एक कंप्यूटर कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा। बैक रूम के प्रवेश द्वार के पास मैंने पुरुषों और महिलाओं की टीम को एसिंक लोगों के साथ फुल प्रोटेक्टिव सूट पहने हुए देखा जो हॉलवे में स्थानांतरित करने के लिए उपकरणों तैयार कर रहे थे। मुझे आश्चर्य हुआ। उनके पास ग्रेनेड, ऑटोमेटिक राइफल और गोलियों से भरे हुए बॉक्स थे। उन सभी हथियारों को देखकर मेरा पेट खराब हो गया। आखिरकार क्वांटम फिजिक्स अनुसंधान करने वाले किसी व्यक्ति को ग्रेनेड से भरे बक्से की क्या जरूरत होगी? मैं बैठ गया और वीडियो चलाने लगा। 1989 में एलिस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेशन में हमारी कंपनी ने एक ऐसी सफलता हासिल की जो फिजिक्स रिसर्च से कहीं आगे तक जाती है। कम निकटता वाले चुंबकीय विपूरण प्रणाली का उपयोग करके हम ए स्पेस तक पहुंच गए। लेकिन ए स्पेस क्या है? ए स्पेस मानवता का भविष्य है। यह एक असीमित संसाधन है जिसका अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है या जिसका दोहन नहीं किया जा सका है। हमने इसका एक पोर्टल की खोज की है जो किसी अन्य ग्रह का है, पर ये असीमित कमरे हैं पीले रंग के। मानव आबादी की तेजी से हो रही वृद्धि और IVF तकनीक और जेनेटिक इंजीनियरिंग के कारण और अधिक एक्सप्लोजन की संभावना के कारण
हमारा छोटा ग्रह लगातार छोटा होता जा रहा है और इसमें मौजूद संसाधनों का तेजी से उपभोग किया जा रहा है। लेकिन क्या होगा यदि हमारे पास फसल उगाने के लिए असीमित स्थान हो, बढ़ती हुई जनसंख्या को आश्रय देने के लिए तथा मानव प्रजाति को अकल्पनीय ऊंचाइयों तक विकसित करने के लिए। ए स्पेस में आपका स्वागत है, जहां भविष्य अभी है। फिल्म थोड़ी देर तक इधर उधर घूमती रही और कई अन्य बातों भी कही जो इतनी दिलचस्प नहीं थी। हालांकि उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में 1989 के भूकंप का जिक्र किया, जो कम प्रवृत्ति वाले चुंबकीय विकिरण प्रणाली के कारण हुआ था। फिर अचानक फिल्म बंद हो गई। ठीक है, आपकी डीब्रीफिंग खत्म हो गई है, एमिली ने सीधे मेरे पीछे से कहा, जिससे मैं चौंक गया। मैंने मुड़कर देखा उसे। उन सफ़ेद प्रोटेक्टिव ब्रीथिंग सूट में से एक में देखा, जिसके पीछे ए सिंक लोगो था और सूट में उसका नाम था। तैयार हो जाओ, हम आज एक एंटिटी एक्सट्रैक्शन का प्रयास करने जा रहे हैं। एक एंटिटी? क्या? एक एंटिटी क्या है? मैंने घबराते हुए पूछा। मैंने ऑटोमेटिक राइफलों पर नज़र डाली। मैंने देखा कि एमिली ने अपनी कमर के चारों ओर एक पिस्तौल और कंधे के चारों ओर एक राइफल लटका रखी थी। ग्रेनेड और फ्लैशबैंग ने उसकी बेल्ट को ढक रखा था। तुम कुछ ही मिनट में देख लोगे, उसने मुस्कुराते हुए कहा। जब मैंने सूट पहना और मुझे अपनी खुद की ऑटोमेटिक राइफल, मैगजीन और ग्रेनेड दिए गए, तो मैं बैक रूम के प्रवेश द्वार के पास टीम में शामिल हो गया। सभी वहाँ सेम सूट और हथियार पहने हुए थे। उस पर उन सब का अलग नाम भी लिखा हुआ था। वहाँ का इंचार्ज एक लंबा पीला आदमी, जिसकी आंखें घबराई हुई थी, जिसका नाम फ्रैंक था। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और हम 5 को पास आने का इशारा किया। मैं एमिली के पास रहा। मेरी छाती पर बढ़ती चिंता रेंग रही थी। मुझे भी अपनी प्रोटेक्टिव ब्रीथिंग सूट में एक अंतरिक्ष यात्री की तरह महसूस हुआ। ठीक है, मुझे पता है कि यह तुम्हारा पहला दिन है, एल्विन, उन्होंने अपने सुरक्षात्मक छज्जे से मेरी ओर सिर हिलाते हुए कहा। इसलिए हमें कुछ नियम बनाने की जरूरत है। सबसे पहले आपको बैक रूम में अकेले कभी यात्रा नहीं करनी चाहिए। 3 लोगों के समूह में रहें और बेहतर होगा कि कम से कम 5 लोग हों। ये एक अनिवार्य नियम है कि आपके साथ हमेशा कम से कम 2 अन्य लोग होने चाहिए। जो कोई भी इसका उल्लंघन करता है, उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जब आप बैक रूम में हो तो आपको हर समय हथियारबंद रहना चाहिए। अपना हथियार कभी ना खोए। अगर हम पीछे हटने का आदेश देते हैं तो आपको तुरंत उसका पालन करना होगा और बाहर निकलने की ओर बढ़ना होगा। जितनी तेजी हो सके भागो। आखिर में आपको हमेशा अपने रास्तों को लाल टेप से चिन्हित करना चाहिए। अगर आपको वापस जाने का रास्ता ढूंढना पड़े तो ये आपके लिए जीवन रक्षक साबित होगा। उसने सिर हिलाया और हम दरवाजे से बाहर निकल गए। जब मैं अपनी राइफल को घबराहट में पकड़े हुए पैक के पीछे बैठा था तो मेरे बूट पहने पैरों के नीचे कालीन दब रहे थे। लाल टेप का एक लंबा टुकड़ा सीधे गलियारे से हजारों फीट नीचे चला गया। गलियारे के दोनों तरफ खाली कमरे थे। कुछ मिनटों के बाद रोशनी की लयबद्ध गुनगुनाहट मेरे मन में आर्मी ड्रिल की तरह महसूस हुई। मैंने अपने दांत पीसते हुए इसको रोकने की कोशिश की। आगे बढ़ने पर हॉलवे 8 समान दिखने वाले गलियारे में विभाजित हो गया। लाल टेप का एक टुकड़ा 45 डिग्री के कोण पर तेजी से मुड़ा और एक बड़े कमरे में खुला, जिसके चारों ओर लेजर, कैमरे और कई तरह के घातक दिखने वाले जाल लगे हुए थे। मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा बियर ट्रैप जैसा कुछ दिख रहा था और साथ ही पुली और गियर की एक प्रणाली के माध्यम से छत पर लंबे खतरनाक दिखने वाले स्पाइक्स वाले धातु के पैनल लगे हुए थे। मैंने पूछा, हम यहाँ क्या मारने की कोशिश कर रहे हैं लूसीफर? ये सब क्या है?
फ्रैंक ने मुझे गंभीरता से देखा। टीम ब्रेवो पहले से ही आगे की स्थिति में है, उन्होंने कहा। हम बात करते समय एंटिटी का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, किसी भी चीज के लिए तैयार रहो। टीम के बाकी सदस्य घबराहट में एक पैर से दूसरे पैर पर चले गए और एमिली के बेबाक मुस्कान भी उसके चेहरे से मिट गई। घबराई हुई चीख पुकार की आवाज के साथ हमारे रेडियो अचानक चालू हो गए। ये अंदर आ गया है, अब ये आ रहा है। रेडियो पर एक महिला की कर्कश आवाज सुनाई दी। भगवान, मेरी मदद करो। मैंने कमरे के दूसरी तरफ से चीखने की आवाज सुनी और फिर एक एसिंग सूट में एक व्यक्ति अकेले ही दौड़ता हुआ अंदर आया। सुरक्षात्मक छज्जे के महिला का चेहरा जानलेवा भय से भरा हुआ था। खून के छींटे बारिश के बूंदों की तरह उसके सूट पर गिरे हुए थे। एक बवंडर सायरन की तरह चीखने वाली कोल्हापुर आवाज महिला के पीछे चली गई। महिला के पीछे भागते हुए मैंने एक बुरे सपने से एक भयानक प्राणी को देखा। इसके लंबे मकड़ी जैसे अंग अमानवीय रूप से पतले और मुड़े हुए थे। इसने अपने शरीर के सामने उन्हें मजबूती से पकड़ रखा था और आगे की ओर लपका। इसके पैर चमकते हुए ऑब्सिडियन स्पाइक से थोड़े ज्यादा लग रहे थे, किसी विशाल प्रार्थना करने वाले मेंटिस के पैरों की तरह। वे असंभव गति से जमीन पर वार कर रहे थे। इसके मुंह के घाव ने इसके राक्षसी स्वरूप के चेहरे को दो भागों में विभाजित कर दिया। इसके चेहरे पर कोई आंख या नाक नहीं थी। हालांकि मुझे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि मैंने उसके काले नुकीले हाथों पर आंखें देखी। उसकी दोनों हथेलियों पर एक खूनी लाल आंख थी जो उनकी कोठरियों में घूम रही थी और नाच रही थी। वो प्राणी अपने हाथों से आगे की ओर देख रहा था और हर कदम पर महिला के पीछे जा रहा था। हे भगवान, मैं चिल्लाते हुए सहज रूप से पीछे हटते हुए कहा। मैं इसके लिए तैयार नहीं था। उस जीव की चीखें लगातार जारी रही, मानो उसे कभी सांस लेने की जरूरत नहीं हो। शायद उसे सांस लेने की जरूरत ही नहीं हो। मैं भागने के लिए मुड़ा, लेकिन एक हाथ ने मेरी बाहों को जोर से पकड़ लिया, मुझे वापस वास्तविकता में खींच लिया। मैंने नजर घुमाई। एमिली की चौड़ी गहरी आंखें थी। मत करो, उसने फुसफुसाते हुए कहा, जैसे कि चीख पूरे कमरे में गूंज रही हो। उस जीव ने महिला को पकड़ लिया था। उसी समय फ्रैंक ने अपने हाथों में रखे रिमोट कंट्रोल पर एक बटन दबाया। छत पर लगे जालों में से एक अचानक तारों की कर्कश ध्वनि के साथ खुला। ये गिलेटिन ब्लेड की तरह गिरा, जिससे जीव अपने भारी वजन के नीचे दब गया। जैसे ही वो जीव जाल के नीचे गिरा, उसने अपने खंजर जैसी उंगलियां से महिला पर हमला किया। गीली चटकने वाली आवाज के साथ महिला की छाती फट गई। उसके धड़ के सामने से खून का एक खिलता हुआ फूल फूट पड़ा। प्राणी की लंबी भुजा उसके पूरे शरीर में घुस गई थी। जैसे जैसे उंगलियां मुड़ती और खुलती गई, उसकी हथेली में लाल आंखें तेजी से घूमने लगी। उसके चमकदार बिच्छू कीड़े जैसी बाहरी त्वचा से खून की ताजा धाराएं टपकने लगी। धातु के जाल के नीचे तड़पते हुए जीव की चीखें तेज होती गई और अधिक बेसुरी होती गई। उसका हाथ अभी भी मरती हुई महिला की छाती में फंसा हुआ था। इसने मुझे एक मरती हुई मकड़ी की याद दिला दी जो अपनी पीठ के बल लेटी हुई थी। उसके आंख हिल रहे थे और उछल रहे थे। महिला खांसने लगी। एक गीली बुदबुदाती हुई आवाज। उसके मुंह से खून फट पड़ा और उसके सुरक्षात्मक छज्जे पर इस तरह से खून के छींटे पड़ गए कि उसका चेहरा पूरी तरह से छिप गया। वो लड़खड़ा कर गिर पड़ी। जीव का हाथ अभी भी उसके अंदर था। उसकी मुट्ठी अभी भी उस एक भयानक आंख पर कस रही थी और ढीली हो रही थी। यह नीचे है, फ्रैंक आश्चर्य और उत्साह में चिल्लाया। हमें मिल गया।
हे भगवान, जाल ले आओ, जाल ले आओ। टीम अचानक ऊर्जा के विस्फोट में भाग गई। उनके बीच में मृत महिला को अनदेखा करते हुए जीप डंक मारने वाले ततया की तरह छटपटाता रहा। जाल के स्टील के दांतों से बाहर निकलने के लिए अपने कठोर अंगों को जकड़ता और मोड़ता रहा। काली के रंग का गाढ़ा खून उसकी त्वचा से टपक रहा था। मैं घबराहट में एमिली के पीछे पीछे चला और उस प्राणी के सिर पर राइफल रखकर ट्रिगर दबाने की इच्छा को दबाता रहा। मैंने उसकी ओर देखते हुए पूछा, हमें इस चीज को जीवित रखने की क्या जरूरत है? उसने भौहें सिकोड़ ली। ओके, हमें वास्तव में इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जब भी हम किसी को जीवित पकड़ सकते हैं तो हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ सभी संस्थाओं का एक ही हाइव माइंड है। वे सभी किसी तरह टेलीपैथिक रूप से जुड़े हुए हैं, किसी तरह की एलियन सिटी की कॉलोनी की तरह। पृथ्वी की ओर से टीम उनका अध्ययन करना चाहती है और ये पता लगाना चाहती है कि क्या वे किसी तरह से इसका लाभ उठा सकते हैं और दूसरों को हम पर हमला करने से रोक सकते हैं। मैंने भौहें सिकुड़ी। ये बिल्कुल पागलपन की बात लगती है, मैंने जवाब दिया, फर्श पर अंगों और काली तेलीय त्वचा को तड़पते हुए ढेर को देखते हुए। फ्रैंक और टीम के दो अन्य सदस्यों ने एक बहुत बड़ा धातु का डिब्बा उस प्राणी की ओर लुढ़काना शुरू किया। तभी अचानक उसकी चीखें बंद हो गई। उसने मेरी ओर एक मुस्कुराहट के साथ देखा, जैसे उसके ऑब्सिडियन मांस पर खोपड़ी फैली हुई हो। फिर बहुत सी चीजें बहुत जल्दी घटित हुई। कमरे की फर्श हमारे पैरों के नीचे बड़े चौकोर खंड में गिरने लगा। फ्रैंक की टीम के सदस्यों ने आश्चर्य से चीख मारी क्योंकि वे गायब हो गए। उनकी चीख कुछ सेकंड में धीमी हो गई। फ्रैंक अभी भी धातु के बक्से के बगल में खड़ा था, लेकिन कमरा कालीन की भूल भुलैया में बदल गया था, जो ढलानों से होकर एक अनंत खाई में जा रहा था। पीछे हटो, फ्रैंक ने कहा और अपनी राइफल उठाई और उस प्राणी के सिर पर निशाना साधा। अचानक उस प्राणी के नीचे से फर्श गिर गया। वो गिर गया। उसका काला मुड़ा हुआ शरीर हमारे पैरों के नीचे छाया में गायब हो गया। सिट सिट सिट, उसने इसे मंत्र की तरह दोहराया और विशाल कक्ष में अभी भी बचे हुए कालीन के संकरे रास्तों से अपना रास्ता बनाया। जैसे ही हम कमरे से बाहर निकले, मैंने चारों ओर देखा और पाया कि केवल एमिली, फ्रैंक और मैं ही अभी भी जीवित बचे थे। पीछे हटो, वापस दरवाजे की ओर चलो, फ्रैंक ने घबराहट में चिल्लाया। टेप का पालन करो, हमें तुरंत बैकरूम से बाहर निकलने की जरूरत है। उसने आगे बढ़कर गीले कालीन को जोर से पटकना शुरू कर दिया। मुझे इस तरह से दौड़ने की आदत नहीं थी और जल्द ही मेरा सिर चकराने लगा और मैं थक गया। हम आगे एक चौराहे पर आए जो मुझे याद नहीं था। लाल फीता शाही अचानक चारों दिशाओं में बढ़ गई। हम रुक गए। समूह चेतना में भय और घबराहट की भावना बढ़ती जा रही थी, क्योंकि हमने प्रत्येक गलियारे पर नजर डाली। वे सभी बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे। वे हजारों फीट दूर की दूरी में फीकी पड़ गए। क्या बकवास है, एमिली ने कहा। अब वो स्पष्ट रूप से पसीने से लथपथ थी। मैंने उसे कभी इतना घबराया हुआ अनिश्चित रूप से नहीं देखा। अब हम क्या करें फ्रैंक? फ्रैंक ने अपना सिर हिलाया, अपने रेडियो को अपने वाइजर पर खींच लिया। वह अपनी पीठ की जांच करता रहा। उसकी उंगली हमेशा राइफल के ट्रिगर पर रहती थी। जैसे ही उसे कोई चीज कानों से झांकती हुई या उसके पीछे अंतहीन गलियारे से नीचे आती हुई दिखाई देती, वो गोली चलाने के लिए तैयार हो जाता। हेलो, ये टीम अल्फा है, उसने कहा। टीम अल्फा, हमें मदद की जरूरत है। हमारे पास कैंटनमेंट रूम के पास हताहत लोग हैं। एंटिटी भाग गई है। आई रिपीट, एंटिटी भाग गई है। और उसने घबरा कर सांस रोक ली।
हमारे पास 4 गलियारे हैं और उन सभी में लाल फीता शाही है। अभी हमारे साथ कुछ गड़बड़ है। हमें एक और टीम की जरूरत है जो अंदर आए और हमें दरवाजे तक वापस जाने की सहायता करे। ओवर। फ्रैंक ने कुछ सेकंड तक इंतजार किया। स्पीकर पर एक घबराई हुई ऊंची आवाज आई। हाँ फ्रैंक, अभी हमारे पास कुछ दिक्कतें हैं, आदमी ने रूखेपन से कहा। हम आपको जल्द से जल्द बाहर निकाल लेंगे, बस कस कर पकड़े रहो। चौराहे पर अपनी स्थिति सुरक्षा करो और आदेशों का प्रतीक्षा करो। ओवर। फ्रैंक ने गुस्से से अपना सिर हिलाया। बकवास, हम इतने परेशान हैं और वे, उसने फुसफुसाया। एमिली मेरे पीछे देख रही थी। वो उछल पड़ी, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। मैंने अपने पीछे देखा, एक दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। गलियारे में एक धीमी टरमराहट गूंज रही थी जो रोशनी की लगातार गूंज के साथ मिल रही थी। कोने से एक चेहरा झांक रहा था, बिना आंखों वाला और सरीसृप जैसा। उसका सिर नुकीला था। उसका मुंह के गहरे हिस्से को एक चौड़ी चेशायर बिल्ली की मुस्कान में बदल दिया गया था। धीरे धीरे वो कमरे में वापस आ गया, मानो वो चाहता था कि हम उसे देखें। ऐसा लगा जैसे वो हमारे साथ खेल रहा था, जैसे कोई बिल्ली चूहे का पीछा करती है और फिर उसका सिर काट देती है। मेरा दिल मेरे कानों में धड़क रहा था। मेरी तेज सांसें सूट में गूंज रही थी। मैं अकेला महसूस कर रहा था, जैसे समुंदर के तल पर एक स्कूबा डाइवर अज्ञात गहरे समुंदर के राक्षसों से घिरा हुआ हो। ये हमें देख रहा है, एमिली ने गंभीरता से फुसफुसाते हुए खुद से सिर हिलाया। ये हमेशा ऐसे ही शुरू होता है। हम यहाँ इंतजार नहीं कर सकते फ्रैंक, हमें आगे बढ़ना है और अपना रास्ता ढूंढना है। फ्रैंक ने अपना सिर हिलाया और राइफल उठाई। हम इसे मार देंगे, उसने कहा। उसकी झूठी बहादुरी उसकी पीली नीली आंखों तक नहीं पहुंची। हम यहाँ खो नहीं सकते एमिली, यहाँ खो जाने वाला कोई भी व्यक्ति कभी भी बाहर नहीं निकल पाता, तुम ये जानती हो। अगर तुम यहाँ रुकना और मरना नहीं चाहते हो तो मेरे मेहमान बनो, उसने दांत पीसते हुए कहा और जाने के लिए मुड़ी। उसने मेरी तरफ देखा। क्या तुम रुकोगे या मेरे साथ आओगे? मैंने उसके और फ्रैंक के बीच देखा। दूसरे गलियारे से मैंने एक और सफेद चेहरे की चमक देखी, जिसकी आंखों के लिए काले रंग के गड्ढे थे और वो हमारी तरफ देख रहा था। हे भगवान, मैंने अपना सिर पकड़ते हुए कहा। एमिली के साथ दौड़ने से पहले मैंने फ्रैंक को एक आखिरी बार पीछे देखा। वो वहां अकेला खड़ा था, अपनी राइफल को कसकर पकड़े हुए था, जैसे कि वो राक्षसों को भगाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कोई पवित्र रस्म हो। उसका कांपता हुआ तनावग्रस्त चेहरा गुस्से से बीटरूट की तरह लाल हो गया था। मैं तुम दोनों को इसके लिए नौकरी से निकाल दूंगा, वो हमारे पीछे से चिल्लाया। तुम मरने वाले हो बेवकूफ, तुम्हें एक्सट्रैक्शन टीम का इंतजार करना चाहिए। जैसे जैसे हम हॉल से नीचे चले गए, उसकी चीख धीमी होती गई। कुछ पलों के बाद उसमें एक और आवाज शामिल हो गई, एक लगभग यांत्रिक चीख, एंटिटी का शिकारी चीख। हमारे पीछे गोलियों की आवाजें गूंजने लगी। मैंने पीछे देखा और फ्रैंक को देखा, जो दूर पर एक छोटा सा बिंदु था। एक काला धब्बा उसके ऊपर से दौड़ा, जैसे कोई मालगाड़ी किसी कार से टकरा रही हो। गोलियों की आवाजें तुरंत बंद हो गई और फिर सब कुछ शांत हो गया। हॉलवे जल्दी से मुड़ गया और हजारों फीट चौड़े अंधेरे कमरे में खुल गया, जो पेड़ों और घने झाड़ियों से भरा हुआ था। सैकड़ों फीट ऊपर फ्लोरोसेंट लाइटें टिमटिमा रही थी। एमिली ने अपना सिर हिलाया।
अरे यार, मैं इनमें से कुछ भी नहीं पहचानती। उसने कहा। शायद फ्रैंक सही था। फ्रैंक मर चुका है, मैंने जवाब दिया। और हम भी जल्दी मर जाएंगे अगर हम वापस जाने का रास्ता नहीं ढूंढ पाए। इस नरक में कोई कैसे जीवित रह सकता है? जवाब में आगे के अंधेरे जंगल से एक आवाज रोती हुई आई। मेरी मदद करो, एक आदमी चिल्लाया। क्या कोई है? प्लीज, भगवान, मेरी मदद करो। एमिली स्तब्ध रह गई। उसका हाथ मुझे रोकने के लिए आगे बढ़ा। क्या बात है? मैंने फुसफुसाते हुए पूछा। ऐसा लगता है कि उस आदमी को मदद की जरूरत है। कोई रास्ता नहीं, उसने कहा जल्दी से पीछे हटते हुए। हमें वापस जाना होगा, वो भी अभी। हम झाड़ियों के बीच से वापस गलियारे की ओर बढ़ने लगे। जितनी जल्दी हो सके चौराहे की ओर वापस भागे। चीखें हमारे पीछा करती रही और मैंने एक से अधिक बार गलियारे के कमरों से कुछ काला और एलियन जैसा झांकता हुआ देखा। तभी हमारे ठीक बगल से चीखने की आवाज आई। एक दरवाजा खुला और एक छोटा सा कमरा खुला जिसमें ट्रैफिक सिग्नल की लाइटें भरी हुई थी। वो प्राणी वहां खड़ा था। उसका एलियन चेहरा मुस्कुराहट से बदल गया और हड्डियां टूटने जैसी आवाज आ रही थी। मैंने तुरंत गोली चला दी, M4 का ट्रिगर दबाया और उस पर मैगजीन खाली कर दी। वो गुस्से में चिल्लाया, फिर बहुत ही अमानवीय आवाज में चीखना शुरू कर दिया। मेरी मदद करो। वो आगे की ओर भागते हुए एक आदमी की आवाज में चिल्लाया। उसकी हथेलियों पर खून से सनी आंखें घूम रही थी। एमिली भागने के लिए मुड़ी, अपने ही पैरों पर ठोकर खा गई। मैंने राइफल की क्लिक सुनी क्योंकि गोलियां खत्म हो गई थी। एमिली पर आखिरी नजर डालने के बाद मैंने खुद को बचाने का फैसला किया। मैं भाग गया और उसकी घबराई हुई पीड़ा से भरी चीखें कई मिनट तक मेरा पीछा करती रही। फिर एक मरियल गुर्राहट भरी चीख के साथ वे बंद हो गई। मैं पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। मुझे डर था कि कहीं मैं कोने से किसी और चेहरे को अपनी ओर झांकता हुआ ना देख लूं। मैंने एक और रैंडम गलियारा चुना था। घबरा कर मैं अंधाधुंध तरीके से आगे बढ़ा, इस उम्मीद में कि शायद मुझे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। मेरे सामने कमरे से एक पीला सफेद चेहरा बाहर झांक रहा था। मैं अपनी जगह पर रुक गया और एक और मैगजीन की चैम्बर में पटक दिया। एड्रेनालाइन की तेजी के साथ मैंने अपनी बेल्ट से एक फ्लैशबैंग निकाला और उसे अपने आगे फेंक दिया और धीरे धीरे कमरे में घुमाया। तोप के धमाके जैसी आवाज आई और एक तेज रोशनी चमकी। उम्मीद के खिलाफ उम्मीद करते हुए मैं कमरे से भाग गया। अंदर मौजूद जीव का चेहरा लाश जैसा था। उसकी आंखें की काली सॉकेट शून्य में घूमते हुए काले छेद की तरह घूम रही थी। उसकी हड्डियों जैसी सफेद त्वचा उसकी हड्डियों से कसकर चिपकी हुई थी और वो चारों पैरों पर आगे की ओर लपका, मानो कोई पागल भेड़िया बच्चा हो। उसके पतले शीर्ण अंग थे जो मुझे मृत शिविर के शिकार की याद दिला रहे थे। मैं अपनी जान बचाने के लिए भागा। मैं पूरी तरह से थक चुका था। मैं पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, लेकिन जब लाल फीताशाही मेरे सामने लगातार चलती रही तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने दूर एक दरवाजा देखा है। इसके जरिए मैंने देखा कि ए सिंह के कर्मचारियों की एक टीम सुरक्षात्मक सूट पहने हुए अंदर आ रही है। वे मुझ पर चिल्लाने लगे, लेकिन मेरे कानों में दिल की तेज धड़कन के कारण मैं उनकी बातें सुन नहीं पाया। जैसे ही मैं उनसे कुछ 100 फीट की दूरी पर पहुंचा, मुझे लगा कि कोई कठोर चीज मेरे पीठ पर टकराई है। मेरे शरीर में जलन होने लगी और मैं आगे की ओर उछलकर दीवार से जा टकराया।
मैं फर्श पर गिर गया और ऊपर देखा तो वो पीला जीव मेरे ऊपर रेंग रहा था। उस समय कई राइफलों ने फायरिंग शुरू कर दी। उस जीव का चेहरा हड्डियों के टुकड़ों और खून की बौछार में फट गया। सिर विहीन उसके सरकते सर्पों जैसी आंख मेरे ऊपर तड़पते रहे। फिर वो आगे की ओर गिरा। उसकी गर्दन का खूनी टुकड़ा मेरे सुरक्षात्मक छज्जे पर फैल गया। उन्होंने उस जीव को मुझसे दूर खींच लिया। 4 गहरे घाव से मेरे पीठ से खून बह रहा था। एक्सट्रैक्शन दल ने एक स्ट्रेचर बनाई और मुझे बैकरूम से बाहर निकाला। मैंने राहत की सांस ली। स्ट्रेचर के पहिए मेरे नीचे लयबद्ध तरीके से घूम रहे थे। मैं एक लंबी गहरी नींद में सो गया और रीढ़ की हड्डी के तरल पदार्थ में भीगे कालीनों और अंतहीन गलियारों का सपना देखा जो कहीं और ले जा रहा था। बैकरूम्स में मेरा पहला दिन अंततः खत्म हुआ। कैसी लगी आज की कहानी? वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा था। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर नीचे बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अभी और भी डरावनी रहस्यमय कहानियां इस चैनल पर आने वाली हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपने डर का सामना करें।